तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है बेटा वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ, ध्यान से समझो बेटा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो वर्ड यूज होते हैं, एक का नाम है डिफ्यूजन, दूसरे का देखो। अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन देखो दो वर्ड है, एक डी से आता है और एक ई से। दोनों के प्रोसेस में एक ही काम हो रहा है। अगर कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागे, हाई प्रेशर से कहां भागे, लो प्रेशर की तरफ भागे, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो दोनों ही जो प्रोसेस होंगे वो डिफ्यूजन में आएंगे और किस में आएंगे, इफ्यूजन में। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? बच्चा जब बात की जाए डिफ्यूजन की तो समझ लेना कि जो गैस फ्लो हो रही है वो एक पिन होल एरिया से नहीं हो रही है, वो एक पिन होल एरिया से नहीं हो रही है। ध्यान से समझो कि हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा है एक का नाम क्या है, डिफ्यूजन, और दूसरे का नाम क्या है, इफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बच्चा यहां पर बात करें अगर हम लोग, तो इसमें पिन होल एरिया के थ्रू हमारे पास, पिन होल एरिया के थ्रू हमारे पास गैस हाई प्रेशर से कहां भागेगी, और इसमें पिन होल एरिया नहीं होगा। मतलब जैसे समझो, सपोज वी हैव अ बलून, एक बलून है, आपने उसके अंदर कोई गैस फिल कर दी, क्या बलून के अंदर मतलब इस गैस को प्रेशर ज्यादा फील होगा क्योंकि आपने क्लोज कंटेनर के अंदर रख दिया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बंद कर दिया जाए किसी छोटी सी जगह में तो क्या आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा? जितनी छोटी जगह में रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफ्यूजन की। और तो हमने एक बलून के अंदर क्या फिल कर दिया बेटे, और जैसे ही गैस फिल की, अगर आपने एक पिन होल एरिया किया और ये गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो गई तो बाहर जो है उससे कम प्रेशर फील होगा, अंदर ज्यादा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो भाग रही है इसको अपन बोलेंगे इफ्यूजन, क्योंकि जो पिन होल एरिया लिया है अपन ने। अगर आप पिन होल एरिया की जगह कोई बड़ा होल कर दो तो इसको फिर क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। समझ में आ गया? डिफ्यूजन में पिन होल एरिया नहीं होता। पिन होल एरिया का मतलब जैसे एक जो पिन आपने कहीं पर लगा दी, जैसे हमारे पास आजकल जो बेड वगैरह आते हैं ना एयर वाले, तो उसमें अगर आप एक पिन से आप केवल क्या कर दो, एक होल कर दो, तो धीरे 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 करके क्या होगी, गैस बाहर निकलने लगेगी। क्यों? अंदर प्रेशर हाई है, बाहर क्या है, लो फील हो रहा है, तो वो हाई से कहां की तरफ भागेगा, लो की तरफ। ये कंटिन्यूसली गैस फ्लो होती रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह खाली ना हो जाए। समझ आ रही बात? तो बेटा इस प्रोसेस में अगर आपने पिन होल एरिया लिया तो अपन क्या बोलेंगे, अदरवाइज वर्ड क्या यूज कर देंगे। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये आपको पहले से आता है, ये आपको पहले से आता है। अब आप कहोगे हमने तो अभी पहले पढ़ा नहीं है, पर हमको पहले से कैसे आता है, मुझे सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। अभी देखो दो लोग भाग रहे, कितने लोग, दो लोग भाग रहे, एक अपने पास ये, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। क्या है, बी। बी थोड़ा सा खाते पीते घर का है। कैसे घर का है बेटे? अब इसका वेट मान लो 40 kg, कितना, 40। और इन भाई साहब का जो वेट है वो 200, कितना है, 200। अब आपसे ये पूछा गया, ध्यान से समझो, दोनों लोग रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ स्पीड, रेट या स्पीड, कौन जल्दी भागेगा, कौन जल्दी भागेगा, यही तो किसने कहा है कि ए जल्दी भागेगा। अब समझो, गैस मान लो अपने पास 3 गैस हैं, कितनी गैस है, एक का मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए हमारे पास आया 16, कितना आया, 16। एक का मॉलिक्यूलर मास आया 36, कितना आया, 36। और एक का मॉलिक्यूलर मास आया 80, कितना आया, 80। आपसे पूछा गया कौन सी गैस स्पीड में भागेगी, 60। जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60। भाई जो गैस वेट में हल्की होगी वो पहले भाग जाएगी, और जिसका वेट हमारे पास वो बाद में भागेगी। बात समझ में आ गई? इतना सा लॉ है, किसका लॉ है ये, ग्राहम्स लॉ। ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर कोई गैस भाग रही है तो उसकी डिपेंडेंसी होगी मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे डिपेंडेंसी होगी, बात समझ में आ गई? छोड़ दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या हो रहा कि अगर
हाई से कहाँ जा रहा है, लो प्रेशर पे जा रहा है। अगर हाई टू लो प्रेशर जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, और उसका रेट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास के। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसकी भागने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी। क्या सबके समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या आपको याद है बॉयल्स लॉ? अच्छा, बॉयल्स लॉ में हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन सी क्वांटिटी थी, मोल्स एंड, और चार्ल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट था, मोल्स एंड। अगर चार्ल्स लॉ की बात कीजिए तो वहां पे दो लोग एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। कौन थे वो, V प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, एक चार्ल्स का स्केल भी आया था ना, Vt इक्वल टू V नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस T अपॉन 270। कुछ याद आया? हाँ, प्रेशर की अपन ने कुछ अलग अलग यूनिट पढ़ी थी। एक यूनिट का नाम बताओ जरा। पास्कल, और एक किलो पास्कल। वेरी गुड। एक मेगा पास्कल, और एक एक्सा पास्कल, और एक टेरा पास्कल, और एक अच्छा बार, टॉर। हाँ देखो कह रहे बार, देखो क्या बोल रही है बच्चे, बार। हाँ, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। बच्चा क्या क्या, डिफ्यूजन में हमारे पास हाई प्रेशर से कहाँ भाग रहे हैं, और इसमें भी हाई प्रेशर से कहाँ भाग रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि ये पिन होल एरिया से होगा और ये किसी बड़े एरिया से। बात समझ में आ गई। ये डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या हो गया, डिफरेंस। और ग्राहम लॉ ने किसके लिए लॉ दे रखा है, डिफ्यूजन के लिए। किसके लिए, अगर इफ्यूजन में भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सेम रहेगा। इफ्यूजन में भी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बस इतना से याद रखना कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि जो भागने का रेट होगा, रेट स्पीड, जो गैस भाग रही है उसका जो रेट होगा वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के। मॉलिक्यूलर मास के, क्या अपने को ये बात याद रहेगी, स्क्वायर। बेटा ये लॉ दिया उन्होंने, क्या दिया, मतलब ऐसे नहीं चलेंगे कि भाई यही होना चाहिए, समझिए। ये तो उसने प्रैक्टिकली चेक किया होगा ना कि प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दो, मतलब अपन बाहर का प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे, और फिर ये देख रहे हैं कि अलग अलग गैसेस, मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, O2 ले लो, N2 ले लो और मीथेन, 3 गैसेस ले ली। अब अपन चेक कर रहे हैं कि इनका जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, पर कितना चेंज जा रहा है, तो उसने लगाया होगा लॉजिक। वहां से उसको पता पड़ा कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये m अपने पास क्या है उस गैस का, मॉलिक्यूलर मास। इट्स अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस जो गैस भाग रही थी। ठीक है, बात क्लियर है क्या यहाँ तक? अब सुनो, क्या मैं यहाँ से एक कांस्टेंट k लगा सकता हूँ, अपॉन में अंडर रूट m रहेगा। अच्छा, फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन से कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। क्या ये सबको डायरेक्टली समझ में आया मैंने कैसे लिखा? इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात समझ में आ गया? अब सुनो, यहाँ पर ना अपन अलग अलग तरीके से समझेंगे, जैसे मोल्स को डिफ्यूज करेंगे या वॉल्यूम को डिफ्यूज करेंगे। जैसे आप एक बात समझो, ये अपने पास एक बड़ा सा कंटेनर हो गया जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर गैस भरी हुई है। आपने यहाँ से एक एरिया कर दिया, ये गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो गई, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उस गैस का कोई पर्टिकुलर मास भी होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास भी होगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया रेट डिटरमाइन करो, तो आप कहोगे रेट तो डिटरमाइन कर लें, पर किसके रिस्पेक्ट में करें। एक, क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि गैस का एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कोई डिस्टेंस डी ट्रेवल कर लिया उसने, कितने टाइम में, तो अपन पता कर लेंगे कि रेट रिस्पेक्टिव टू डिस्टेंस। भाई रेट निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। या आप कहोगे सर एक काम करो, पूरे मॉलिक्यूल्स ले लो। कितने ले लो? पूरे मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहे थे और कितना वॉल्यूम एक साथ भाग रहा, यानी वॉल्यूम पर टाइम भी ले सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही? मैं क्या कह रहा, मैं ये कह रहा कि अगर जैसे अपन डिस्टेंस अपॉन वो लगाते हैं ना कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर्टिकुलर पर्सन की स्पीड नापने के लिए, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं कि गैस भाग रही, कौन भाग रही, तो गैस के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। या तो ये देख लो, गैस का कोई पर्टिकुलर पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल एक साथ भी भागेंगे वो तो सेम स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं कितने टाइम में। या ये देख लो कितना वॉल्यूम बाहर निकल सकता है, डिफ्यूज हो सकता है कितने टाइम में। या आप वॉल्यूम ना लेके मोल्स भी ले सकते हो, कितने मोल्स बाहर निकलेंगे कितने टाइम में। तो 3 तरीके से रेट अपन निकाल सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? या तो डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर वॉल्यूम बाय टाइम,
इस तरीके से अपन निकाल सकते हो। रेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट डी बाई टी, वी बाई टी और ये डिपेंड करेगा कि अपन किसके टर्म में नाप रहे, डिस्टेंस के, मोल्स के या फिर क्या बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान से समझो, क्या हमें डिफ्यूजन इफ्यूजन वर्ड क्लियर है? क्या हमें ग्राहम का लॉ समझ में आ गया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। अब मुझे अब सब लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इस बलून के अंदर एक गैस भरी हुई है, अब गैस बाहर निकल रही, कोई बच्चा आया वो कह रहा है गैस जल्दी जल्दी नहीं निकल रही, बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, क्या कर दिया? क्या गैस बाहर और तेजी से निकलने लगेगी? भाई जब बलून से गैस निकल रही हो और आप उसको और ज्यादा प्रेस कर दो तो क्या गैस और ज्यादा बाहर निकलेगी? मतलब प्रेशर बढ़ाया तो रेट, प्रेशर बढ़ाया तो रेट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। समझ में आया? एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा, अगर मैं यहाँ पर इस एरिया को बढ़ा दूं, इस मान लो आपने एक बिल्कुल डॉट वाला एरिया लिया, फिर आपने क्या कर दिया, एक बड़ा सा क्षेत्र, किस केस में गैस जल्दी निकल जाएगी? यानी अपना जो एरिया जो डिफ्यूजन का है, इसका एरिया जो जहां से गैस बाहर निकल रही है, जितना बड़ा एरिया करते जाओगे उतनी गैस ज्यादा, क्योंकि या तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी या वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकल जाएगा, मोल्स ज्यादा निकल लेगी। समझ में आ रहा है? देखो एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे ना कंटेनर कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना, कुछ ऐसा कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे सारे एक के ऊपर एक खड़े हुए थे, सबको जाना बाहर है, सबको जाना, आपने केवल इतनी सी जगह छोड़ी, आपने केवल, अब ये उतने बाहर नहीं निकल पा रहे। ये सीन पता कहाँ का है? इन्फिनिटी वॉर का। कहाँ का ये? आपने देखा होगा एक जगह, देखा है ना, लास्ट में जब वॉर होना होता है वो छोटी सी जगह छोड़ते कि कुछ ही लोग आ पाए, पर जैसे ही वो बड़ी जगह खोल देते सब लोग आने लगेंगे ना बाहर। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे निकलने का तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो और ज्यादा डिफ्यूज होंगे, यानी रेट क्या होगा एरिया के डायरेक्टली, जितना ज्यादा एरिया यहाँ से बढ़ाते जाओगे, आप पूरा कंटेनर खोल दो, पूरी की पूरी गैस बाहर। समझ में आया? बोलो भाई। एक सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट, मान लो अपने पास एक ट्यूब है, क्या है ये, जो गाड़ी चलाते, ये डिफ्यूजन इफ्यूजन में डिफरेंस जो है वो अपने वर्ड्स में कहीं मेंशन कर लेना, मतलब नोटबुक के ऊपर कहीं लिख लेना कि पिन होल एरिया से अगर निकलेगा तो इफ्यूजन वर्ड यूज होगा, अदरवाइज डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, बोले टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑफ गैस, tendency to move from high pressure to low pressure, from high pressure to low pressure is called diffusion. It's called diffusion. लाइन चेंज करके लिखना, according to GLD, Graham's law of, according to GLD, Graham's law of diffusion, rate of diffusion of any gas inversely proportional to square root of its molecular mass ब्रैकेट में लिखना, चाहो तो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना, चाहो तो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास के ब्रैकेट में लिखिएगा, चाहो तो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
molecular mass under similar condition of pressure and temperature। तो एक जनरल बात तुम लोग को पता क्या समझ में आ गई कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। अभी इसको मत लिखो, पहले एक बात समझो। देखो अपन ये कह सकते हैं कि वो एक फॉर्मूला था वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। भाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, यानी वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्या मैं इस मॉलिक्यूलर मास की प्लेस पे वेपर डेंसिटी लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर R1 अपॉन R2 को ये भी तो कह सकता हूँ VD2 अपॉन VD1। समझ में आ रही बात? क्या स्क्वायर रूट के अंदर ही लेंगे, ठीक है। ये VD2 बाय VD1, बात क्लियर? ये समझ में आ गया कैसे लिखा? बिकॉज वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? चैप्टर नंबर 1 में कहीं अपन ने देखा था, ठीक है। अब सुनो आगे बात, जिसको नहीं भी पता वो ये रट ले, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अब सुनो आगे बात। देखो मैंने आपसे कहा कि जब हम रेट की बात करेंगे, किसकी बात? रेट ऑफ गैस की, तो अपन उसको 3 टर्म के अंदर लेके जाएंगे। कितने टर्म के अंदर? या तो डिस्टेंस या मोल्स या फिर वॉल्यूम। चलो तो बेटा एक बात, मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि रेट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, या मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट। क्या मैं ये कह सकता हूँ? वेयर डी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अच्छा वी क्या है? वी वॉल्यूम डिफ्यूज्ड। क्या है? वी कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। समझ गए? और n अपने पास मोल्स डिफ्यूज्ड है। क्या है ये? मोल्स डिफ्यूज्ड। ये अपने पास हो गया मोल्स डिफ्यूज्ड। हाँ, तो एक बात सभी लोग बताना, क्या यहाँ से ये कहना सही होगा कि R1 अपॉन R2 जो है वो बराबर होगा बेटा D1 बाय T1 अपॉन D2 बाय, बोलो। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, V1 बाय T1 अपॉन V2 बाय, इट इज इक्वल टू व्हाट? N1 बाय बराबर, सॉरी N1 अपॉन T1 अपॉन में कितना? N2 बाय। क्या ये लाइन समझ में आई सबको? क्या R1 अपॉन R2 बराबर था अंडर रूट M2 बाय M1? तो ये अपने पास सीधे सीधे ये भी तो कह सकते हैं। सो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 बराबर VD2 बाय VD1 और बराबर किसके? D1 T2 अपॉन D2 बराबर किसके? V1 T2 बाय V2 T1 बराबर किसके? N1 बराबर किसके? क्या समझ में आ गया? ये है मेन महा फॉर्मूला। हाँ हो गया, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया ये कैसे आया? T2 ऊपर चला गया और T1 D2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया। क्लियर है? अब छपाई कर लो इसकी, अब पूरा छाप दो। पहले तो एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने कहा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये अपन कह सकते हैं ना। अब सुनो, क्या आप यहां से ये कह सकते हो R1 अपॉन R2 बराबर अपने पास ये P1 बाय, मतलब P1 बाय M1 बराबर P2 बाय, मतलब सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, P1 अंडर रूट M1 अपॉन P2 बाय अंडर रूट। तो यहाँ से ये अपन कह सकते हैं ना R1 अपॉन R2 बराबर P1 बाय मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट M2 बाय। ये तब जब प्रेशर चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे? प्रेशर। याद रखना कि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट वाली सिचुएशन है। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। याद रखना ग्राहम ने जो लॉ दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं। कितने बेटे? 2। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं, प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है तब फिर ये वही केस है जब आप जबरदस्ती प्रेस कर रहे हो। प्रेशर कांस्टेंट आपने रहने, आप तो पूरे बलून को जल्द से जल्द क्या कर रहे हो, गैस बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? आप सुनो, देखो
जैसे अपन इसके क्वेश्चन को डिस्कस करें, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में अपन से कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस टू मीथेन। एक हीलियम है और क्या है बेटे, मीथेन। अपन से कह रहे हैं इनका रेट का रेशियो निकालो। भैया क्या होता है फॉर्मूला, m2 बाय, मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास 2 का कितना होगा 16, हीलियम का कितना होता है 4, ये 4 टाइम्स कैंसिल मतलब 2 रेशियो हो गया सॉल्व। चलिए 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीलियम, अब मुझे एक बात बता, हीलियम 2 मतलब हीलियम है और अपने पास कौन है CH4 और कौन है बेटे, अब 3 गैसेस हैं मतलब R1 रेशियो R2 रेशियो, तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट चल रहा होगा R1 R2 और R3 मतलब 3 है ना यहाँ पर, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा रेशियो में M3 फिर M2 फिर मतलब जस्ट उल्टा लिख देंगे अपन तो M3 अपने SO2 का मॉलिक्यूलर मास तो तुमको पता ही नहीं कितना होता है, हाँ वो हमको ही पता है, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना बेटे 4, यही हो जाएगा। अच्छा कुछ अपन रेशियो बाहर भी निकाल सकते क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, 8 × 10 यानी कि 16 × 5, तो 4√5 लिख सकते हैं इसको, भाई समझ में आ गया। और ये इसको 4 लिख सकते हो और इसको, तो 4 मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा और ये भी 2 और ये 1, तो ये अपने पास रेशियो आ गया, खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन से कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन ऑक्सीजन। देखो रेट ऑफ अननोन गैस इज 1.732 1.73, हाँ जितने टाइम्स भी है रेट ऑफ ऑक्सीजन इतना अपन को दे रहा है। O2 रहता ना, ये U का मतलब क्या है अननोन, UN लिख दे रहे हैं, UN मतलब अननोन, क्या है ये अननोन है। अब ध्यान से समझो, कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि रेट ऑफ अननोन गैस अपॉन रेट ऑफ O2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1.73 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ O2 अपॉन में रेट ऑफ, अच्छा O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 30 और इसका मान लो x जो हमने फाइंड करना है। बच्चा ये तो कैंसिल हो गया, 1.73 यानी कि √3 इक्वल टू 32/x, लगा दो सास बहु साजिश यानी स्क्वायरिंग बोथ दी, क्या हो जाएगा ये 3 इक्वल टू 32 तो x इक्वल टू कितना जाएगा 32/3 अप्रोक्सीमेटली 11 यानी 10.8 के आसपास, समझ में आ गया। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है ये। चलिए अब इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बेटा रिएक्शन हुई अमोनिया के बीच में, किसके बीच में, देखो कंटेनर कुछ ऐसा है, कंटेनर कुछ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैंने ना कुछ पॉइंट मार्क कर लिए, क्या कर लिए, पॉइंट मार्क कर लिए कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट और 2 इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट C है और एक पॉइंट ये भी X है, ये भी और ये भी। अब बेटा एक तरफ से भेजा NH3 को, किसको भेजा, दूसरे तरफ से भेजा HCl को, किसको भेजा। जब NH3 और HCl आपस में मिलते हैं तो निकलता है सफेद सफेद धुआं, क्या निकलता है, व्हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो व्हाइट फ्यूम जो आपने पहले भी कहीं ना कहीं निकाले होंगे, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं, कितने ऑप्शन, कि भैया ये जो व्हाइट फ्यूज दिखने वाले हैं वो कौन से पॉइंट पर दिखेंगे, A, B, C या D। हाँ तो बताओ अपने पास आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सुना क्या था, सुना मैंने क्या कहा, शीट में नहीं है वो क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ इधर ध्यान देखो, इधर ध्यान से देखो। मैंने कंटेनर बनाया, 4 पॉइंट बना दिए, सबका डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, लिखो नहीं बेटा समझो। एक तरफ से NH3, दूसरे तरफ से, जब NH3 और HCl को भेजा, व्हाइट फ्यूम्स कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे, कौन से पॉइंट पे देखने को मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे देखने को मिलेंगे, और आप क्यों, रीजन, इनमें से एक आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जो लाइट होगी गैस वो आगे आ जाएगी, और जो भारी होगी वो, हाँ ये वाली गैस NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता, HCl का
36 पॉइंट। कौन पहले भागेगा? तो बेटा देखो ए पे तो मिलने वाले, बी पे मिलने वाले, अब बचा सी और, तो बेटा जिस टाइम से ये यहाँ तक चलेगा उस टाइम तक ये यहाँ तक। समझ में आ गई बात? तो अपन सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसका? डी। क्या होगा बेटे? समझ में आया? ये कॉम्पिटिशन लेवल का था। किस लेवल का था? इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ वो ऐसी मतलब बच्चों वाली चीज उन्होंने पूछ ली, बस केवल ये जांचना चाह रहे थे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसका वेट ज्यादा वो कम स्पीड से भागेगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इधर पर मतलब ये जो डी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस डी दे दूं, कितनी दे दूं? मान लो ये पूरी डिस्टेंस है डी, कितनी है? मुझे एक बात बताओ, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस तरह के ट्यूब के अंदर हमारे पास दो गैसेस आ रही थी, एक का नाम था NH3, दूसरे का HCl, और इसमें ना 3 पॉइंट बने हुए थे। पॉइंट ए, फिर था पॉइंट हमारे पास बी, और एक पॉइंट क्या था बेटा अपने पास? सी, और ये अपने पास ये था ए, एक सेकेंड, ये था ए, फिर ये बी था, फिर ये सी, डी, और सारे पॉइंट्स ना इक्वल डिस्टेंस पे थे। सारे पॉइंट मतलब अगर ये भी x था तो ये भी, और ये भी ऐसे ही कुछ था ना। और अपन ने ये तो समझ लिया था कि जब इधर से NH3 भेजा और इधर से क्या भेजा था? HCl। क्या भेजा था? और ये NH3 HCl आपस में मिलकर के क्या बना रहे थे बेटा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना रहे थे? तो बेटा ये जो रिएक्शन हो रही थी, इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें कि NH3 plus HCl गिविंग इज NH4Cl, व्हाइट फ्यूम्स इधर निकल रहे थे। अगर मैं इस पूरे का डिस्टेंस d मान लूं, कितना मान लूं? तो अपन से अगर ये कहते कि ये पॉइंट है x, ये पॉइंट कितना है, और ये पॉइंट है y, कितना है, तो आपसे कह ले कि भैया पॉइंट x से किस डिस्टेंस पे मिलेंगे या पॉइंट y से किस डिस्टेंस पे। समझ में आ गई बात? कौन? ये दोनों NH3 HCl क्या मिलेंगे? मतलब हद सेंसलेस क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। सी पे मिल रहे थे ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो अपन ने मान लिया x एक्सिस डिस्टेंस है, बट मैं अगर आपको मेंशन ही नहीं करता कि ये डिस्टेंस कितनी है, मैं आपसे ये कह देता ABCD आर द पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस एट, बट द टोटल डिस्टेंस इज d। टोटल डिस्टेंस इज, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x, जहां से ये, जहां पर ये मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब सी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस पे मिल रहे होंगे? अगर ये मैं वैल्यू दे दूं, क्या दे दूं? ये मान लो ये 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, कितना हो? 2 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर, कुछ भी हो। अपन ने कितना मान लिया यहाँ पे? यानी अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ डी आएगा। क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x था, कितना था? यहाँ से यहाँ तक का कितना मान लिया? तो बचा कुचा कितना होगा? d माइनस। ये समझ में हमें निकालना है x। क्या निकालना है? समझ में आ गया? क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि जब ये मिल गए, मिले तो किस पॉइंट पे थे? सी पॉइंट पे थे ना। तो सी पॉइंट पे अपन ने मान लिया कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक x डिस्टेंस पे चले। कितने पे चले? और हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ। सुनो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, दोनों 2 बजे निकल रहे। कितने बजे निकल रहे? 2 बजे निकल रहे, और ये मिले 2:30 बजे। कितने बजे मिले? 2:30 बजे। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कंडीशन में जब ये मिल रहे हैं, क्या दोनों ने टाइम सेम लिया? भले डिस्टेंस कितनी भी चली हो, बट द टाइम इज सेम। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया, उतने टाइम में तो ये यहाँ से आया। बोलो, बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हम ये जानते हैं कि रेट इक्वल टू, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है M2 बाय, ये कल ही पढ़ाया था। याद आया? और ये बराबर किसके था? D1 T2 बाय D2। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कौन सा? एक अपन ने मोल्स डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाथ को समझ में है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्ट को इक्वल कर दूं, क्या कर दूं? क्या अपने पास दूसरी गैस को मैंने मान लिया HCl। कितना मान लिया? HCl का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है 36.5, और NH3 का D1। अच्छा, इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है? x। कितनी है? टाइम तो कितना लगा होगा?
सेम लगा होगा ना, जितना इसको उतना ही इसको, इसके वजह से बेटा कितना d माइनस, वेयर d में भी समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई t, t से t, अपने को निकालना क्या है x, क्या निकालना है, क्या ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा, लगभग 2 टाइम्स जाएगा। अगर मैं इसको ये बोल दूं 2.25 कोई दिक्कत, क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि 2.25 का स्क्वायर रूट अपने को 15 पता है, बोलो तो ये अपने पास 0.15 हो जाएगा। अरे बोलो कुछ तो बोलो, अच्छा इतनी मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं। तो बेटा ये डिवाइड किया अपन ने, क्या किया, डिवाइड, देखो ऐसे करते, कैसे करते, ऐसे डिवाइड कर दिया, ये अपने पास 34 हो गया, ये 2 आ गया, ये अपने पास 17 1 जा, समझ में आया, इस तरीके से 8 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया अपने पास इधर, ठीक है। और इस तरीके से अपन डिवाइड करते रहेंगे 4 टाइम्स ऐसे। मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन में कितना लिख लिया, 2.25, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2.25 इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट पता था। तो अप्रोक्सीमेशन में तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1.5, हाँ मतलब 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 इंटू 1.5, तभी तो 2 नंबर बाद पॉइंट मिलेगा। वेरी गुड, मैथ्स वाले बच्चे भी कह रहे 0. हाँ देखो 1.5, ठीक है 1.5, तो ये इक्वल टू x अपॉन डी माइनस। तो अगर आपके पास d का वैल्यू होता तो अपन x तो तुरंत निकाल देते ना। मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर d की जगह 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, जो भी वैल्यू इधर पुट करो x निकाल लो हर बार। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करना कैसे था, तो आप इसको भी नोट कर लो। फिर अपन देखते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला भी, इसके बाद अपन समझेंगे बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट। सुनो ध्यान से, बैरोमीटर देखो बेटा, बैरोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किस काम में आता, प्रेशर कैलकुलेट करने के। क्या कैलकुलेट करने के, प्रेशर। अब ये इंस्ट्रूमेंट प्रेशर कैलकुलेट तो करता है, मतलब इस तरह का एक, ये क्या है हमारे पास जनरली एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर प्रेशर। अच्छा इसके अंदर हम लोग क्या फिल करते हैं, मरकरी। क्या फिल करते हैं, मरकरी। अच्छा मरकरी क्यों फिल कर रहे हैं, इसके अंदर मरकरी क्यों फिल कर रखी है ये बताओ। क्योंकि मरकरी जो है वो नॉन स्टिकी नेचर की है। कैसे नेचर की है, नॉन स्टिकी लिक्विड है। नॉन स्टिकी क्या है ये, आप जानते हो कि मरकरी हमारे पास एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉन स्टिकी है मतलब कि ये इस ट्यूब के ग्लास से स्टिक होने वाला नहीं है। और एक और बात आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास मरकरी जो है वो नॉन विस्कस है। कैसा बेटा, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब ये अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड से वेपर में, ये लिक्विड से वेपर में जाने वाला नहीं है। एक और बात, मरकरी जो है अभी तक के नोन सब्सटेंस में हाईएस्ट डेंसिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, हाईएस्ट डेंसिटी। हालांकि इसका डेंसिटी का एक वैल्यू भी होता है, वो होता है 13.6। कितना होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास मरकरी का डेंसिटी है। तो बैरोमीटर के अंदर हम लोग फिल क्या करते हैं, मरकरी फिल करते हैं। बैरोमीटर किस काम में आता है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, टू मेजर प्रेशर। ये प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम में आता है। सुनो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मरकरी को फिल कर देते हैं और मरकरी जो है अपने हिसाब से, जैसे मान लो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी ट्यूब को उल्टा रख दूं, कैसा रख दूं, उल्टा, और यहां से ना एक सिस्टम लगा दूं, क्या लगा दूं, एक सिस्टम, ये सिस्टम लगा दिया, और इस सिस्टम में मैं यहां से एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये जो लिक्विड इधर पे भरा हुआ है, ये लिक्विड, इस लिक्विड पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। yes, तो ये लिक्विड नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया इधर से ताकि ये प्रेशर इसको ऊपर रखे। क्या रखे, ऊपर। ये बात क्लियर है। तो ये लिक्विड नीचे नहीं आ पा रहा। अब जितना ये प्रेशर लगाना पड़ा होगा, जितना ये प्रेशर वही हमारे पास बेटा क्या होगा, इस मरकरी का यहाँ पर जितना वो नीचे तक आ पा रहा है, जितना वो नीचे तक। आप लोगों ने एक प्रेशर का यूनिट पढ़ा था, आपने पढ़ा था 76 सेंटीमीटर ऑफ। जनरली हम ये मानते हैं कि ये अगर हम लोगों ने मरकरी भर रखी है किसी ट्यूब के अंदर और वहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हुआ तो ये कितने स्केल तक रहेगा, 76 सेंटीमीटर तक। कितना, 76 सेंटीमीटर। अब समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं, सिंस वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या मैं इधर से बोल सकता हूँ फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा इस पर एक फोर्स कौन सा फील हो रहा है इस मरकरी पर, Hg पर क्या फील हो रहा है, mg।
क्या फील हो रहा है? ये तो अपने पास एक्सटर्नल है जो आप लगा रहे हो फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर ये लिक्विड नीचे नहीं गिर रहा तो दोनों फोर्स आपस में क्या है? इक्वल है, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? यानी P इंटू ए बराबर किसके? M इंटू जी। बात क्लियर है क्या? क्या आपने ये पढ़ा है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं मास इक्वल टू बोल सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? अच्छा, डेंसिटी को अगर मैं रो से लिख दूं, किससे लिख दूं? इसको क्या बोलते बेटा? रो बोलते। क्या बोलते इसको? तो हमारे पास ये प्रेशर इंटू एरिया इंटू और बेटा इसको अपन बोल सकते रो इंटू वी, वॉल्यूम इंटू जी, ये बोल सकते। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है? तो बेटा अपन यहाँ से अगर मैं इसको एरिया इंटू हाइट लिख दूं तो P इक्वल टू क्या? P इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू क्या अपने पास इसे, तो क्या P इक्वल टू अपने पास रो जी एच आ गया? क्या आ गया? P इक्वल टू रो जी एच आ गया। क्या आ गया? रो जी, where रो इज द डेंसिटी, रो इज द इस लिक्विड की जिसकी फिक्स है वैल्यू दैट इज 13.6, और हाइट अपने पास अलग अलग डिपेंड कर सकती है कितनी आ रही है। जी का वैल्यू भी क्या है? केवल चेंज क्या होगा? हाइट। अब अगर इसके अंदर कोई और लिक्विड यूज कर लें तो उसका डेंसिटी पता होना, तब पता पड़ेगा इसको कितना प्रेशर फील हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अपने को जो भी अगर दूसरा लिक्विड फिल कर दिया मैंने, मतलब मैंने अगर क्वेश्चन को चेंज करने के लिए मैंने कहा कि बैरोमीटर के अंदर मैंने मरकरी भरा ही नहीं, मैंने मरकरी कोई और लिक्विड भर दिया, तो हमें उसका क्या नोन होना चाहिए पहले तो, तब पता पड़ेगा वहां से कितना प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि उसका लिए फॉर्मूला क्या है? रो इंटू जी इंटू। समझ में आ गया? तो पहले अपन पूरा नोट करेंगे, जल्दी से इसको कर लो, इसको पूरा नोट। हाँ, फॉल्टी बैरोमीटर, देखो बेटा फॉल्टी बैरोमीटर की अगर बात करें तो बैरोमीटर के बीच में अगर गैस फिल हो जाए, क्या फिल हो जाए? तो उसको बैरोमीटर की जगह बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? अब सुनो, इस केस में प्रेशर जो फील हो रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर की तरफ, और इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ, तभी तो ये बैलेंस होगा सिस्टम। अच्छा, गैस तो हमेशा ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ये ऊपर की तरफ, और हमारे पास जो मरकरी है वो तो नीचे की तरफ। इसमें भी मरकरी कहाँ की तरफ? इसमें भी गैस बाहर निकलने की डायरेक्शन में। समझ में आई ये बात? अब अगर इस केस में मैं बात करूं, देखो एक चीज तो आप ये समझ लो कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए कितना होगा, तो अपने पास कितना होता है जनरल वे में? 1 atm होता है, जिसको आप ये भी कह सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ, ये तो अपने को पहले से पता है। बोलो। अच्छा, इस केस की अगर बात की जाए तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हमारे पास जो मरकरी भरा हुआ है इसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? तभी तो ये बैलेंस सिस्टम होगा। दूसरे वाले केस में अपन क्या कह सकते हैं? बोलो। इस वाले केस में अपन कह सकते हैं कि गैस का प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर किसको बैलेंस कर रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्या आपने को ये बेसिक लॉजिक समझ में आ गया? अगर मैं आपको मरकरी वाला इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे दूं, तीसरा निकाल लोगे? फॉल्टी बैरोमीटर के अंदर या तो ऐसा डायग्राम होगा या फिर अच्छा, एक मैं बिल्कुल अलग बनाऊंगा जिसमें अपन लगाएंगे कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? अगर मतलब मैं इस बैरोमीटर को रख दूं किसी एंगल पे, किस पे रख दूं? किसी एंगल पे, तो आप कहोगे एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक, अब आपको NLM याद आ गया होगा। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, कैसे रख दूं? मान लो ये एंगल थीटा है, क्या है? और यहाँ पे भरी हुई है गैस, क्या बेटे? और इधर क्या है बेटा? अब मरकरी पे तो mg तो नीचे की तरफ लगता है ना, तो इन दिस कंडीशन बेटा इसके हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। अब जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, ये क्या है? एंगल, और बेटा ये अगर एंगल थीटा है और इधर से ये नीचे की तरफ जा रही है, एंगल कितना है? थीटा। अब मुझे इसके ना दो कंपोनेंट करने हैं। क्या करना है? दो। अगर ये थीटा है तो बेटा एक कंपोनेंट इसका हमारे पास, देखो इसी की डायरेक्शन में कर दूं, अगर मैं इसी की डायरेक्शन में अगर कर दूं ऐसे लेकर के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? इस तरफ चला जाएगा कॉस वाला और इस तरफ साइन वाला, तो ये अपने पास हो जाएगा P cos और ये P sin। ये अपन आगे करेंगे, नहीं समझ में आओ तो परेशान ना हो। इस वाले में जब एंगल की बात होगी तब अपन कंपोनेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे गैस तो इसी की तरफ लग रही होगी ना, और मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से लग रहा होगा, गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी, मरकरी जो है वो इधर को आने की कोशिश करेगा, तो कौन सा कंपोनेंट ले लिया जाएगा? कॉस वाला। साइन वाला इधर पे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
चलो तो पहले आप इसको नोट कर लो, इस वाले को अपन बाद में देखेंगे। हाँ तो देखो हम जो समझ रहे हैं ये है बैरोमीटर। क्या है बेटा? लास्ट क्लास में बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट समझा था और उसमें समझा था कि बैरोमीटर के अंदर मरकरी होगा और ऑल आर फॉल्टी बैरोमीटर। ये सब क्या है? ऐसा बैरोमीटर जिसमें गैस फेल हो। क्या फेल हो बेटा? हमसे तीनों ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस बताओ। क्या बताओ? प्रेशर ऑफ गैस। बड़े ही आसान से क्या है ये क्वेश्चन? क्या है बेटे? अब ध्यान से समझना तीनों का सॉल्यूशन क्या है। देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन से पहले, फिर उसका सॉल्यूशन समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो जो बच्चे बेटा अभी ऑफलाइन वाले हैं वो क्वेश्चन को लिख लें, मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बेटा तो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, सबका ध्यान इधर भी रहना चाहिए। बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर गैस बाहर निकलना चाहेगी? हम जानते हैं गैस चाहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बट इस पे एक मरकरी भी बैठा है जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। किसकी तरफ बेटे? नीचे। तो बेटा एक चीज चल रही है नीचे की तरफ, गैस भाग रही है और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चा और हमारे पास मरकरी का प्रेशर है और साथ में कौन सा प्रेशर है बेटे? क्या ये बात क्लियर है? बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा तभी ये बैलेंस स्टेट में है? यानी P गैस जो होगा वो किस किस के बराबर होगा बेटा? P एटमॉस्फेरिक प्लस साथ में बेटा P। अब मरकरी कितने सेंटीमीटर के हाइट पे बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मानूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल स्टेट में, इसलिए उसको कितना मान लिया? 76। और मरकरी का प्रेशर बच्चा कितना इसमें दिया हुआ है? 15। कितना बेटे? तो इसको ऐड करोगे 91 आ जाएगा। ये 91 सेंटीमीटर ऑफ। समझ में आया ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन? क्या अपन दूसरे का भी कर लेंगे सेम वे में? मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने हाइट नहीं लिखा पर मैं अभी हाइट लिख दूंगा। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें बेटे, गैस जो है क्या है बच्चा? गैस जो है वो बाहर निकलना चाह रही होगी, मतलब गैस का प्रेशर नीचे की तरफ। मरकरी तो नीचे की तरफ जाना चाहेगा हर बार, तो ये मरकरी हमारे पास। बेटे इस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब जो एयर होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। किसकी तरफ बेटे? ऊपर की तरफ। ध्यान रखना ये दोनों केसेस में क्या होता है, अगर आप ट्यूब को इस तरीके से रखोगे तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ, ऐसे रखोगे तो ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का सम इक्वल टू इसका सम, यानी P गैस प्लस PHG इक्वल टू व्हाट? PATM। क्या हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बेटे गैस की अगर बात करें ये तो निकालना ही है, गैस का प्रेशर तो हमको निकालना है, बट ये हमको 10 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे? इक्वल टू 70। तो P गैस डायरेक्टली निकल आएगा 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस ट्यूब को, इस बैरोमीटर को किसी एंगल पर रखा गया है। वो एंगल कितना है बेटे? 60। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसका हाइट मान लेता हूँ 10, कितना मान लूँ बेटे? 10। अगर मैं इसका हाइट 10 मान लूँ तो बेटा इसमें देखो गैस जो है वो इस तरफ जाना चाह रहा है, गैस P गैस, ठीक है। मरकरी जो है वो इधर को जाना चाह रहा होगा, मतलब मरकरी PHG, और साथ में हमारे पास बेटा क्या लग रहा होगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करें तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक कहाँ है? ये एंगल कितना है बेटा? 60। कितना है बेटा? अगर मैं इसके एंगल्स की बात करूं, ध्यान से समझना मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। ध्यान से सुनो, देखो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे साइन बना दिया, ठीक है। ये जो Hg नीचे की तरफ लग रहा है, किस तरफ लग रहा? नीचे। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे P गैस इधर भाग रहा है और PATM इधर भाग रहा है। क्या ये बात क्लियर है? yes, sir। और हम जानते हैं कि यहाँ से जो एंगल है इट इज 60 डिग्री। ये कितना है बेटा? 60। तो ये भी 60 हो जाएगा। yes, sir। समझ में आया? yes, sir। अच्छा, इसके अगर हमें कंपोनेंट करना हो, कंपोनेंट करने के लिए मैं कैसे मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ वो समझना। मैं इसको ही अपना एक्सिस सिस्टम मान रहा। देखो एक्सिस ऐसी होती है, अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं, क्या कर दूं? क्या ये अपने पास ऐसी हो जाएगी? तो ये अपने पास मेन एक्सिस सिस्टम आ गया। अब समझो इसका ये वाला, मतलब ये इस पॉइंट से हमें अगर ये पता पड़ जाए कि इसका ये एंगल कितना है, तो एंगल इसका कितना होगा? 30। कितना होगा बेटे? 30। यानी एक इस तरफ जाएगा हमारे पास
एच जी का P एच जी cos 30 कौन सा बेटे cos 30 और इस तरफ हमारे पास कौन सा जाएगा P एच जी। समझ में आ गया कैसे? जिसके साथ एंगल उसके साथ नहीं आया। देखो देखो समझो बेटे, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये एक्सिस सिस्टम समझ में आया? अब क्योंकि ये ऐसे में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ये एंगल 60 होगा तो ये बेसिकली अपने पास कितना होगा 90 में से माइनस कर दें इसको, क्योंकि ये ऐसे में तो हमारे पास ये भी तो चल रहा होगा एक एंगल से। समझ में आ गया? ये अपने पास 60 तो ये 30 हो गया। अब 30 है तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर को और एक, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा P एच जी cos 30 और ये वाला बिकॉज एंगल जिसके साथ उसके साथ। बात क्लियर है बच्चा? अब देखो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका सम इक्वल टू इसका सम, यानी P गैस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा P ATM यानी 76 प्लस, अगर मैंने हाइट 10 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे, तो 10 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, 76 प्लस 1.732 इंटू 5, यही होता है इसका वैल्यू, और इसको आप फाइनली सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? तो ये तीनों ही क्वेश्चंस को आप नोट कर लो इसको नोट, समझो इस क्वेश्चन को। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मरकरी के प्लेस पे क्या दिया हुआ हो, ध्यान से समझना। पहले मेथड में आप लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लिक्विड का प्रेशर निकाल लो, तो प्रेशर निकालने के लिए अपने पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, ρg, और इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 6.8, ये दे रखी है ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में दे रखी है। अच्छा ग्राम पर ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट अपने पास कितना बेटे, 30 अब ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट यहाँ पर सेम नहीं है, यूनिट यहाँ पर सेम नहीं है, तो वी हैव टू चेंज यूनिट, हमें क्या करना पड़ेगा यूनिट्स को। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, देखो बेटे न्यूटन, फोर्स इक्वल टू एक फॉर्मूला पड़ा होगा m इंटू, अगर a को मान लो kg, क्या मान लो, इसको मीटर पर सेकंड मान लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो kg m/सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हो, कैसे बदलोगे, 10⁻⁻3, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻6, मीटर क्यों हो जाएगा, ये क्या हो गया किलोग्राम, इंटू में 10 इंटू ये मीटर बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 30, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए कितने से 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में बदल गया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 मीटर से 2 मीटर, क्या ये अपने पास ऊपर चला जाएगा, रुको रुको रुको, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.8 इंटू -3 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2, तो ये किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, पर ये तो एक सेकंड, क्योंकि ये प्रेशर के टर्म में चल रहा ना, कोई मीटर रहे, अरे ऐसा करो, इसको कैंसिल नहीं करो, इसको मीटर क्यूब को इसको अपन लिख दें मीटर स्क्वायर कर दे, क्या कर दें इसको मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर अपॉन में मीटर स्क्वायर, बोलो ये यूनिट आ जाएगा। इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर, तो ये जो अपने पास आंसर आया वो पास्कल में आ गया, किस में आ गया, पास्कल में आ गया, यानी 3 इंटू 10⁻³ प्लस 1 प्लस 1 - 2, ये जो आंसर आया वो किस में आ चुका है, पास्कल में। तो यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है किसका बेटे, उसको भी किस में लेना पड़ेगा फिर, पास्कल में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से गैस बाहर निकलने की तरफ कोशिश करेगा, लिक्विड प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर बराबर किसके, गैस के, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आया है वो है 6.6 इंटू 3 इंटू 6.8 है, सॉरी इट इज 6.8 इंटू 10⁻, ये अपने पास 3 और 2 5,
माइनस का और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ लिक्विड का हमारे पास जो प्रेशर है वो हम लोगों ने लिख दिया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हमारे पास होता है 1 atm, और 1 atm को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 1.03125 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अब इसको जो सॉल्व करोगे वो किसका प्रेशर आएगा बेटे, गैस का। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो अब मैं ये बता रहा था कि अगर हम लोग मेथड नंबर 2 लगाएंगे तो हमें इतना झंझट करने की जरूरत, हम लोग सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मरकरी का प्रेशर इक्वल टू लिक्विड का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखो, हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी इंटू हमारे पास जी इंटू हमारे पास रो यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट इज 13.6 इक्वल टू हमारे पास लिक्विड के लिए हमारे पास बेटा हाइट ऑफ लिक्विड मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर, जी इंटू हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हाइट ऑफ मरकरी विल बी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जी से जी, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अपॉन में नहीं बेटा, ये इसकी हाइट हमें निकालना है मरकरी के लिए, और अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 13.6। तो इधर से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हाइट ऑफ मरकरी, क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना हो तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे हाइट ऑफ मरकरी निकालना है, क्या निकालना, हाइट ऑफ, तो बेटा मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, हाइट ऑफ लिक्विड कितनी दे रखा है 30, कितना दे रखा है, इसका डेंसिटी कितना दे रखा है 6.8 अपॉन 13.6, 13.6। अब देखो क्या ये डेंसिटी से डेंसिटी का यूनिट कैंसल, तो बचेगा केवल ये 30, क्या बेटे, तो ये आंसर किस में आ जाएगा 70। तो बेटा जब मैं ये लगाऊंगा तो मैं कहूंगा प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रेशर ऑफ मरकरी, मतलब जो हाइट आया मरकरी का वो कितना है बेटा 13 इंटू 6.8 अपॉन में कितना बेटे 13.6 प्लस में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 70। तो इधर से ही अपने पास आंसर आ गया मेथड नंबर 2 से। तो वो मेथड नंबर 1 है जिसमें आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़े, यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना। आप बस केवल इतना सा एक फॉर्मूला याद कर लो, हाइट ऑफ मरकरी निकालने वाला, अगर आपने हाइट ऑफ मरकरी निकाल ली दैट विल बी द प्रेशर, वो क्या बन जाएगा, समझ में आ गया।